सभी को ज्ञात ही होगा कि यूजीसी नेट की जो दिसंबर साइकिल है 2024 की, उसकी नोटिफिकेशन आ गया है। अब फॉर्म जो है अप्लाई हो रहा है। इससे जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है वो जनवरी 1 से लेकर के 19 तारीख के बीच में, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अब आपको पढ़ने के लिए सिर्फ जो है 38 डे मिल रहा है, ठीक है, 38 दिन मिल रहा है। तो 1 तारीख के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। जो संस्कृत के छात्र हैं 73 कोड से परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897144955। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको सारे नोट्स, जितने भी नोट्स बनाया गया है इसकी, वो सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री में। बिल्कुल भी आपको किसी जाल में नहीं पढ़ना है। कोई अगर आपको कहे कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे 73 कोड की और उसका इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, ऐसे जाल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड मार्केट में अब एक्टिव हो जाते हैं इस समय। फेसबुक वगैरह में इसकी बहुत सारे ऐड चलती रहती है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि नोट्स के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे कंटेंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। और एक बीएचयू के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे नोट्स और अपने कुछ जो स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करके एक बुक्स टाइप का बनाया है उन्होंने, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में है। और वो भी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको भेज दिया जाएगा। एक शास्त्र दीपिका करके बुक्स है, वो मुझे लगता किसी यूनिवर्सिटी की प्रकाशित है। वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे विषयों का नॉलेज होता है, नॉलेज मिल जाएगा। आचार्यों के नाम, उसमें बहुत सारे जो अलग अलग विषय के, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है आपको कंटेंट मिल जाएगा। वो भी हमारे पास पीडीएफ रूप में है। मुझे लगता है उन लोगों ने पीडीएफ शेयर किया है तभी हमारे पास पहुँचा है। और इसमें यदि किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो हमें बता सकते हैं। वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। और बाकी जितने भी आपका पाठ्यक्रम में लगा हुआ विषय है वो सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो नए छात्र हैं और वो यदि हमें पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ मेरे बारे में, जो कि ये नई बात है। मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं हमारे बारे में, तो किसी को पता ही नहीं है हम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और हमारे एक्सपर्टीज क्या है, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखिए, मेरा जो अध्ययन है, मेरा अध्ययन गुरुकुल परंपरा से हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल एक पैसा खर्चा करने की आवश्यक नहीं रही। बस अपने रहने खाने की जो सुविधा है वो हमें मिलती रही और हमने अध्ययन किया है। मेरा अध्ययन ऋषिकेश में हुआ है। वाराणसी में मैंने केवल परीक्षा दिया हूँ, ज़्यादा वाराणसी में मैंने रहा नहीं हूँ। वहाँ जाते आते रहे, ऐसे कभी 2 महीना रुके, 3 महीना रुके, 4 महीना रुके, ऐसे हमारे रहा है। पर वाराणसी में मैंने किसी आचार्य से अध्ययन नहीं किया है। वहाँ केवल मैं एग्ज़ाम देता रहा। संपूर्णानंद से रिलेटेड मीर घाट में जो है, वहाँ बनारस में मीर घाट में उदासीन संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ में मेरा एडमिशन वहाँ पर हुआ था। जो शास्त्री आचार्य वहीं से मैंने किया था। और जो पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, ये सारे जो है मैंने वहाँ पर एक संस्कृत आदर्श विद्यालय करके था, आदर्श संस्कृत विद्यालय या आदर्श विद्यालय था वाराणसी में। वो भी आपका जो है वो कौन सा, ये 80 घाट के पास से पड़ता है। उसी विद्यालय से मेरा जो है पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा भी, वहीं से मैंने परीक्षा दिया हूँ। मेरा जो अध्ययन है वो गुरुकुल परंपरा से ऋषिकेश में बहुत प्राचीन काल से 1900, ये लगभग जो है 1989 या 79, मुझे ठीक से याद नहीं है, 1979 से वहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना हुई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग कैलाश आश्रम। उसके बाद वहाँ स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे, जिन्होंने वहाँ पर रह करके प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने वहाँ से वेदांत का अध्ययन किया है, अद्वैत वेदांत का अध्ययन किया है। और ये अद्वैत वेदांत की परंपरा से ही वहाँ पर अध्ययन करा जाता है आज भी। यानी कि ये लगभग जो है आपका
130 वर्ष, लगभग 130 वर्ष हो चुके होंगे, तब से लेकर आज तक वहाँ प्रतिदिन अध्ययन होता है। जो अष्टमी प्रतिपदा हमारे जो शास्त्रीय रिवाज है, शास्त्रीय रीति है, जिसमें कि अनध्याय रहता है, उस दिन को छोड़ करके बाकी कोई दिन आपको ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ जिस दिन वहाँ पर कुछ भी कक्षा नहीं चलता हो। वहाँ के वेदांत की परंपरा है, अद्वैत वेदांत की, शंकर वेदांत की, और वहाँ कहा जाता है कि शंकर वेदांत वहाँ शंकर जी स्वयं सुनते हैं, और वहाँ पर प्राकट्य शंकर जी भी है। तो ये 130 वर्ष से जो है वहाँ पर चल रहा है। वहाँ केवल वेदांत नहीं, वहाँ पर सभी ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। व्याकरण, न्याय, वैशेषिक, जो षड्दर्शन है, सभी ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। और प्राचीन न्याय जो अभी परिपाटी में जो चल रहे हैं, और जो अद्वैत वेदांत की, वो पूरा अध्ययन वहीं से कराया जाता है। तो मेरा जो प्रारंभिक व्याकरण के अध्ययन है, वहाँ पर एक आचार्य रहते थे, उनसे मैंने अध्ययन किया था। हमारे वैष्णव संत थे, वैष्णव महात्मा थे, उनसे मैंने अध्ययन किया था। और उसके बाद जो न्याय दर्शन है, वो केरल के एक स्वामी जी थे, श्री चिन्मयानंद गिरी जी करके, उनसे मैंने न्याय का पूरे अध्ययन किया। न्याय हमने कम से कम 6 से 7 साल अध्ययन किए हैं। क्या पहले तर्क संग्रह पढ़े, फिर न्यायबोधनी पढ़े, उसके बाद जो है हमने न्याय सिद्धांत मुक्तावली का जो दिनकरी टीका है, उसको 3-4 साल लगता है उसको पढ़ने में, संपूर्ण पढ़ने में। पूरे हमने अध्ययन किया है। उस समय समझ में कुछ नहीं आता था, पर आज जब हम उस चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, उसके पूरे रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने खुद उसका रिकॉर्डिंग किया था, स्वामी जी जब पढ़ाते थे, तो पूरे जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मैंने पूरे शुरू से लेकर के अंत तक कोई भी क्लास मेरा मिस नहीं हुआ है। कुछ क्लास जो है, जब भी हम परीक्षा देने जाते थे, उस समय 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन का कुछ क्लास रहता था, वो दूसरे छात्र रिकॉर्डिंग करके रख देते थे हमारे लिए। हम उनको पढ़ते थे और फिर वो विषय तैयार करते थे। तो उस समय हम बड़ी मेहनत से उनको तैयार किए। इतने वर्ष तक कोई नहीं पढ़ पाता है, बस हम 3 छात्र रहे उसमें जो कंप्लीट किए न्याय सिद्धांत मुक्तावली को। और आजकल तो वाराणसी में भी न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी टीका कोई नहीं पढ़ाते। पिछले 15 साल से मैं जाता हूँ वाराणसी, कोई नहीं पढ़ाते हैं। छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ा लेते हैं, सब कारिकावली पढ़ा देते हैं, पर वो नहीं पढ़ाते। उसको हमने अध्ययन किया है। तो न्याय में भी हमारे ठीक ठाक है, हम विषय समझ जाते हैं, पढ़ा भी सकते हैं न्याय। बड़े ग्रंथ भले ही नहीं, दिनकरी भले ही नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर मेहनत करेंगे तो भी पढ़ा सकते हैं, पर अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है। पर अन्य जो ग्रंथ है उसे पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो उसमें न्याय में और भी ग्रंथ आते हैं, लक्षणावली वगैरह, तो उन सब को भी हमने अध्ययन किया है वहाँ के जो कैलाश आश्रम के स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी से। और शंकर वेदांत जो आपका गीता, ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषद, ये सभी उपनिषद हमने वहाँ बैठ करके पूरे 3-4 साल लगा करके पूरे ग्रंथों का अध्ययन हमने किया है, श्रवण किया है। उसके बाद अपना खुद का मनन चिंतन रहा है। इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैत वेदांत में वहाँ पर एक हमारे गुरुजी रहते हैं, जिनके साथ अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ, तो उनके पास ही रुकता हूँ। उनका सारे ग्रंथ का एडिटिंग मैं ही करता हूँ। उन्होंने 10 उपनिषद के ऊपर अभी जो है बृहदारण्यक 9 उपनिषद के ऊपर अभी उनकी व्याख्या हो चुकी है। वो सारे व्याख्या मैंने स्वयं जो है उनकी एडिटिंग की है, सभी लगभग ग्रंथों की, 1-2 ग्रंथ छोड़ करके। और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे और भी ग्रंथ आए, उनका भी मैंने एडिटिंग किया और प्रूफ रीडिंग भी मैंने किया हूँ। मतलब उन सब ग्रंथों को अक्षरशः पढ़ा हूँ मैंने। और उसके साथ साथ उनसे मैंने रामानुज भाष्य का अध्ययन, जो रामानुज परंपरा में विशिष्टाद्वैत भाष्य होते हैं, रंग रामानुज भाष्य, उनका मैंने संग पंग अध्ययन किया हूँ। ठीक है, तो ये भी 3-4 साल की क्रम लगा है। उस समय हम वहाँ भी जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री त्रिभुवन दास जी महाराज, उनसे हमने विशिष्टाद्वैत का पूरा अध्ययन किया जो वैष्णव परंपरा से है। और उनसे और भी ग्रंथ, न्याय जो मीमांसा परिभाषा, इसका भी हमने उनसे अध्ययन किया। तो और गीता शंकर भाष्य उनसे हमने पढ़ा था। शंकर भाष्य तो हमारा 2 बार हो गया, एक कैलाश आश्रम में, एक दूसरा वहाँ जो स्वामी जी हमारे परम पूज्य गुरु जी से पढ़ा है। तो ये सारे ग्रंथ हमारे लगभग 2007 से लेकर के 2018 तक हम ऋषिकेश में सब कुछ अध्ययन किए हैं। और फिर उसके बीच में परीक्षा भी देते रहे।
तो जब हमारे परीक्षा में संपूर्णानंद में हमने जब फॉर्म अप्लाई किया शास्त्री और आचार्य का, उसमें हमें जो है अच्छे रैंक्स भी मिले। और वहाँ पर जब 2019 में मेरे पास कॉल आया, जो हमारे संस्कृत महाविद्यालय उदासीन संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको एक खुशखबरी सुनाना है। मैंने कहा क्या हुआ गुरुजी? हम ऐसे बनारस में जो आचार्य होते हैं, जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनको हम सब गुरुजी बोलते हैं। वहाँ भेदभाव कुछ नहीं रहता कि हम महात्मा है, वो गृहस्थ, ऐसे कुछ नहीं रहता है। तो हमने कहा ऐसे क्या बात है गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि आपको जो है स्वर्ण पदक मिलने वाला है यूनिवर्सिटी से, और आप जो है आ जाइए 2 तारीख को। तो नवंबर में, इसी नवंबर में 2 तारीख में वहाँ पर कार्यक्रम था संपूर्णानंद में। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, ये उसी का है जो स्वर्ण पदक मिला था विशिष्ट अद्वैत वेदांत में। और दूसरा, उसके बाद हम आगे 2019-20 में जो पीएचडी की अप्लाई की हमने, ऐसे हमें ज़्यादा पढ़ने की रुचि नहीं थी इसमें, डिग्री के हम ज़्यादा सपोर्ट में नहीं रहते थे। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर दिया और हमारा जो है यहाँ सिलेक्शन भी हो गया। तो हम आगे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर कि जो विशिष्टाद्वैत वेदांत की विभाग है, उसमें हम इस समय हमारा शोध कार्य चल रहा है, अभी पूरा होने वाला है। हम थोड़ा सा बहुत ढीले चल रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण हमारे तबीयत खराब होने से ज़्यादा कार्य में प्रोग्रेस नहीं हुआ। पर अभी जो है, और इधर पढ़ाना भी रहता है, आश्रम में भी हम रहने का जो व्यवस्था रहती है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें देखना पड़ता है सेवा में। तो इसलिए मेरा कार्य काफ़ी ढीला चल रहा है। पर अब लास्ट ईयर यही है, तो अब हो जाएगा दिसंबर के अंदर शोध कार्य मेरा पूरा हो जाएगा। फिर मैं जनवरी से अब बाकी कार्य में मैं फ्री हो जाऊँगा बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे कहने के तात्पर्य इतना है कि जो छात्र हमें जानते नहीं है, हमारे विषय को नहीं जानते हैं, वो तो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारे जो पढ़ाने की शैली है वो आपको पता चलेगा। आपको अगर पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए। नहीं, आप और कहीं आचार्य है जिनसे आप अध्ययन कर रहे हैं तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत बहुत विशाल गढ़ है और विद्वानों की कमी नहीं है पूरे। हम खुद ही पढ़ते रहते हैं। आज मैं तो सभी विद्वानों का सम्मान करता हूँ, भले ही मैं महात्मा हूँ, एक विरक्त संत हूँ, परंतु मैं कभी ऐसे भेदभाव नहीं करता किसी का। जो विद्वान है उनके लिए हमारे मन में सम्मान रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो मैं यूनिवर्सिटी में भी जाता हूँ तो वहाँ की जो आचार्य है, जो प्रोफेसर है, वो बहुत आदर करते हैं और हमें भी जितना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो भी करते हैं, और हमें भी उनको जितना सम्मान देना चाहिए वो हम सम्मान करते हैं। हम कभी कोई ऐसे प्रकार के भाव मन में रखते ही नहीं है। तो उसी प्रकार मेरा संस्कृत की जो छात्र है उनके प्रति मेरा प्रगाढ़ भाव है कि संस्कृत के छात्र पढ़ें और वो अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ नया प्रयास करता रहता हूँ, और उसी प्रयास की दिशा में ये जो अभी पाठ्यक्रम शुरू हुआ है एप्लीकेशन के माध्यम से, इसका कार्यक्रम उसी की दिशा में है। ठीक है। ये कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये ध्यान रखिए। ये कोई बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस कहेंगे, देखिए मान के चलिए मैं अध्ययन कराता हूँ आपको, डेली एक क्लास लेता हूँ तो कम से कम जो है 1 आवर होता है रिकॉर्डिंग का। लाइव अगर अभी नहीं ले पा रहे, लाइव तो आगे चलेगा, और उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है कम से कम 3 आवर। मतलब एक यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ाते, देखिए हम नौकरी के पक्ष में हम खुद नहीं है, हमको कहीं भी नौकरी नहीं करना है, पैसे के लिए हमको नौकरी नहीं करना है। हमारे जीवन संस्कृत के लिए है और संस्कृत पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, जो छात्रों के मन में कई संशय है कि पहले गुरुजी तो पढ़ाते थे फ्री में यूट्यूब पर, और जो है वो एप्लीकेशन बना करके ले आए हैं और उसमें वो खूब पैसा हमसे ले लेंगे और बहुत कमाएंगे। ऐसे कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मेरा जो टाइमिंग है 3 से 4 घंटे में प्रतिदिन दे रहा हूँ इसी एप्लीकेशन में पढ़ाने वाले जो विषय को। ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 घंटा लग रहा है। अगर मैं कहीं नौकरी करता तो मुझे उस 3 घंटे के बदले में कम से कम 1000 रुपया तो मिलते ना दिन में। अब 30 दिन में मान के चलो तो मुझे कम से कम जो है 30,000 की हर महीना मेरा इनकम होती। ठीक है, इनकम होती। ठीक है कि नहीं?
अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाता तो कम से कम जो है 50,000। अभी मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो वहाँ तो मैं इतना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं वहाँ क्रैक कर लूँगा। उनका जो विषय होगा विशिष्टाद्वैत वेदांत के विषय में मेरा एक्सपर्टीज है, तो मैं उस विषय में आराम से जो है क्रैक कर लूँगा। तो कहीं नहीं, मेरे लिए 50-60 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन मैं नौकरी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ाना चाहता हूँ, और यूट्यूब या फिर जो एप्लीकेशन बना है उसके माध्यम से हम पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अभी जो हमारा एप्लीकेशन बना है, यदि आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर एनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बेनिफिट पहले देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, ये जो एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्री मटेरियल करके एक सेक्शन है। तो फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाएंगे, इस एप्लीकेशन में ये सब कुछ यहाँ पर फ्री है। यहाँ पर आपको फ्री में जो है वीडियो मिल जाएगा, फ्री में आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ फ्री में मिलेगा, जो नोट्स हमारे हैं वो सारे नोट्स जो है आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा, और साथ में टेस्ट आएगा आगे, टेस्ट भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा, इसका एक भी पैसा आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब जो नया कंटेंट आएगा, अब जो हम पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, जो कोर्स के अंदर है, जो लोग वहाँ पर 399 रुपया दे करके बाय कर रखे हैं, उनके लिए क्या क्या रहेगा वो चीज़ आप ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। उनके लिए जो मटेरियल रहेगा, उसमें देखिए जो कोर्स है उस कोर्स में रहेगा, एक तो जो कंटेंट आ रहा है हर यूनिट का कम से कम 10 वीडियो तो अभी हम ला रहे हैं। देखिए, अभी मीमांसा का हमने अध्ययन कराया है। मीमांसा में सबसे पहले आचार्यों के परिचय है, दूसरा एक ग्रंथ के आधार पर आचार्यों के परिचय दिया गया है। पहला तो हम अपने जो कलेक्शन किए थे उसका आचार्य परिचय मैंने पढ़ा दिया, दूसरा जो एक ग्रंथ के आधार पर वो आचार्य का परिचय बता दिया गया, तीसरा अर्थ संग्रह के आधार पर जितने भी टॉपिक लगे हुए हैं जो मीमांसा दर्शन में, वो सारे अर्थ संग्रह के आधार पर पढ़ा दिया गया है। मतलब ये पूरा कोर्स कंप्लीट है मीमांसा का, ये एक तरीका गया। दूसरा है मीमांसा परिभाषा के अनुसार फिर इसी चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आता है। मीमांसा परिभाषा के अर्थ पढ़ाएंगे, और मीमांसा न्याय प्रकाश के अनुसार फिर इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम तो काफ़ी लगेगा, हो सकता है कि इसमें 1-8 महीने लग जाए, पर जो मेन चीज़ें हैं वो हम पढ़ा चुके हैं। उसी तरह हर यूनिट में जैसे सर्वदर्शन से पढ़ाएंगे आपको, तो सर्वदर्शन में हम जो सर्वदर्शन के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम लगा है उसको पढ़ाएंगे। फिर सर्वदर्शन के अनुसार जो अदर बुक्स है, जैसे योग सूत्र से कुछ टॉपिक लिया गया है, योग सूत्र से पढ़ाएंगे एक बार, फिर सर्वदर्शन से भी पढ़ाएंगे। दूसरा जो भक्ति तत्व वगैरह है वो उसमें है, तो भक्ति तत्व वहाँ से भी आपको पढ़ाएंगे सर्वदर्शन से, और भक्ति तत्व अलग से जो टॉपिक कहीं से आया होगा उसको भी पढ़ाएंगे, जो एक्चुअली भक्ति की सिद्धांत है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और उसके बाद जब आपका मान के चलिए आता है दूसरा विषय पर, जैसे वेदांत के विषय है। वेदांत के विषय में हमने पहले क्या कर रखा है, आचार्यों के परिचय आपको पढ़ा दिए, पर अब क्या करेंगे, अब वहाँ पर जो है सभी वेदांत को, जैसे वेदांत के संप्रदाय है, वेदांत संप्रदाय के परिचय में पहला वेदांत की संप्रदाय है अद्वैत वेदांत की संप्रदाय, दूसरा है रामानुज वेदांत की संप्रदाय। तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मिस्टेक ना हो। आते हैं क्वेश्चन, पिछली बार जो है रामानुज वेदांत से एक आचार्य के नाम पूछ लिया था और उनके ग्रंथ के नाम दिया था, जिसको कोई पता ही नहीं था, कभी किसी को, मेरे को भी नहीं पता था कि ये कहाँ से आया, क्योंकि उस समय हम इतना डीपली उसको अध्ययन किए नहीं थे। उस समय रामानुज वेदांत से पूछता ही नहीं था क्वेश्चन। अब तीसरे नंबर पे जो है माधव वेदांत से पढ़ेंगे इसको, जो द्वैतवाद, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चौथे नंबर पे निवार्क वेदांत से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक वीडियो तो सब में आएगा ना, तो 4 वीडियो ये हो गया। 5वां वीडियो जो है आपको
निमार के बाद आपका शुद्धाद्वैत के जो वल्लभाचार्य है उनके अनुसार पढ़ेंगे कुछ चैप्टर को, उनके में क्या क्या प्रमाण है, कितने मानते हैं, क्या मानते हैं। और छठवा में जो है आपको पढ़ने को मिलेगा किसका, गौड़ीय वेदांत, जो अचिंत्य भेदाभेद मानते हैं। आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को डीपली पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वेदांत सार पढ़ेंगे, वेदांत सार के बाद वेदांत परिभाषा पढ़ेंगे। और उसके अतिरिक्त ये जो 5-6 जो संप्रदाय है, इन संप्रदाय में सिद्धांत क्या माना जाता है उनको भी पढ़ेंगे। क्योंकि कोई द्वैतवाद मानता है, कोई अद्वैतवाद मानता है, कोई अचिंत्य भेदाभेद मानता है, कोई जो है द्वैताद्वैत मानता है। तो उनका क्या है, उनकी ग्रंथों के नाम, उनके आचार्यों के नाम, उनके आचार्यों ने क्या क्या पुस्तक लिखे हैं, क्या क्या पुस्तक जो है परंपरागत यूनिवर्सिटी में चलती है, ठीक है। ये सारे विषय जो है पढ़ना ही पड़ेगा। जब इन सबको पढ़ेंगे तब जाकर के आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा 10। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप 1 नंबर 2 नंबर से जो आपका अटक जाता है वो फिर चलता रहेगा। तो इसलिए ये कोर्स में यदि आप एनरोल होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगे। इसके साथ टेस्ट मिलेगा धीरे धीरे करके। और मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि जो ये कोर्स है ये 1 महीना 2 महीना का नहीं है, ठीक है। ये कोर्स बिल्कुल आप 1 साल से पहले तो आप इसको कोर्स को ख़त्म करना मुश्किल है जो सिलेबस के अनुसार। फिर भी हमारे प्रयत्न रहेगा कि 6 मंथ, ठीक है, हमारे प्रयत्न रहेगा कि 6 मंथ में इसको कम से कम कंप्लीट करें जितना हो सकता है। अब जो बचेगा वो आगे चलता रहेगा। और 3 मंथ का हमने जो इसमें कोर्स का जो डिजाइन किया है कि आप 3 महीना का भी इसमें जो कोर्स बाय कर सकते हैं। तो इसलिए किया गया है ताकि यदि किसी स्टूडेंट के पास एक साथ 600 रुपया नहीं होता है तो वो 399 दे करके भी 3 महीना तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और किसी स्टूडेंट को ये भी लगता है कि मैं पहले साल 2 साल से पढ़ रहा हूँ तो मैं 3 महीना पढ़ करके भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, 3 महीना में पढ़ सकता है। पर अभी यदि आप 3 महीना के लिए लेते हैं तो आपको जनवरी तक जो है ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँगा तो आपको जो है वो पूरे मटेरियल नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए जो 6 महीने की तक पढ़ना चाहते हैं और आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। मैं ये कंफर्म कर दिया। और दूसरी बात है कि ये कोर्स आपको लेने से फ़ायदा क्या है कि आप, बहुत सारे छात्रों के मन में आ रहा होगा कि कोर्स खरीद के करने की क्या करेंगे, हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे। देखिए, यूट्यूब से पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ यदि आप ये कोर्स लेते हैं 300 रुपया या 399 रुपया दे करके, तो आपको एक निश्चय रहेगा कि मैंने जो है पैसे इसमें डाला है, अब इसको 3 महीना के अंदर ये पैसे वसूल करना है। तो आपका कंटिन्यू बनी रहेगी, आप रेगुलर पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरा, आप जैसे हमसे बात करते हैं अभी भी, तो ऐसे तो बात तो कोई भी कर सकता है, हम किसी को जो है उसमें भेदभाव नहीं रखते हैं। पर फिर भी आपका एक अधिकार बनता है कि आप जब भी कुछ पूछें तो मैं आपको रिप्लाई कंपलसरी करूँगा। ऐसे भी रिप्लाई तो करता रहता हूँ, पर आप अधिकार से पूछ सकते हैं कि गुरुजी मुझे ये विषय समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कैसे समझ में आएगा वो विषय, उसी हिसाब से मैं आपके लिए अलग से बना कर भी दे सकता हूँ वीडियो, ठीक है। अभी भले ही नहीं हो पाएगा, अगर ज़्यादा पेंडिंग हो, तो फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि उन सब चीज़ों में हम आपको ध्यान रखें। तीसरा कि टेस्ट सीरीज आएगा आगे चल करके। आप जो थोड़ा बहुत इसमें मान के चलिए, आपने 300 रुपया के आपने कोर्स खरीदा, ठीक है, 300 रुपया की कोर्स खरीदा आपने, मान के चलिए 399 या फिर 600 के आसपास की एक कोर्स खरीदा, ठीक है। आपके पैसा हमारे पास आया, इन पैसों का मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर मेरा फीस मैं इसमें गिनती करूँगा तो हर महीना कम से कम 30,000 मान के चलो। इससे अगर मैं काम करूँगा तो मेरा ही बेइज्जती है, ठीक है। 1,000-2,000 के लिए अगर मुझे काम करना ही है तो मैं काम क्यों करूँगा, मैं तो जाकर कहीं मजदूरी करूँगा। तो अगर 30,000 मेरा फीस मान के चलो तो आप हर महीना 30,000 का मेरे को दे सकते हो। कितने छात्र हैं, मुश्किल से जो है 20-25 छात्र यहाँ पर पढ़ने वाले मिलते हैं, ठीक है। तो 30,000 तो आप मेरे को हर महीना नहीं दे सकते। आप 6 महीना तक पढ़ोगे, क्षेत्रीय 18, 1,80,000 रुपया आप कहाँ से दोगे मेरे को। ये एप्लीकेशन से 1,80,000 रुपये नहीं निकलने वाला है, और पहले ही हमने इसमें काफ़ी पैसे लगा चुके हैं, ठीक है।
पहले ही एप्लीकेशन को बनाने में हमने जो है बहुत पैसे लगाया है, और वो पैसा तो हमारी तरफ से है। हम दे रहे हैं 30, 50, 60, 80 हज़ार आप लोगों के लिए। वो पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है हमारे पास, ठीक है। अब जो आप लोग अगर खरीदते हो, जो पैसे अगर आप लोग खरीद, तो मान के चलो अभी तो उसमें मात्र 17-18 लोग जो है एनरोल किए हैं, 1700 छात्रों ने। अब परीक्षा नज़दीक आ गया है तो हो सकता है इस समय और कोई 10-20 आ जाएं। यदि इसमें 100, 150, 200 छात्र कम से कम पढ़ने वाले मिलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो 200 छात्रों से 300 रुपया भी मिलता है, तो 3 दूनी 6, 60,000 रुपया आपके पास आ सकता है। तो उसमें हम ये करेंगे कि पेपर 1 के लिए कोई एजुकेटर को हायर करेंगे। अब एजुकेटर किसी को बुलाएंगे, किसी को पढ़ाने के लिए बोलेंगे, उनके पास 10 साल की एक्सपीरियंस होगा, 5 साल की एक्सपीरियंस होगा, कोई नया स्टूडेंट भी होगा, तो वो कम से कम अगर 10 यूनिट पढ़ाएंगे तो 3 महीना तो उनको लगेगा ही। अब 3 महीना में यदि हमको देना ना पड़े तो कम से कम 1 महीना में 15,000 रुपया वो आराम से ले लेगा। तो 15 तेरी 45,000, ठीक है। एक तरीका ये है, तो 45,000 उनको देना पड़ेगा। तो पेपर 1 आपका जो है, अब आप लोग को पेपर 1 कम कॉस्ट में मिल जाएगा। अगर हम मार्केट में जाओगे तो पेपर 1 आपको 6,999 दिखा रहा है 6 महीने का। वो भी हम यहाँ पर जो है 6 महीना का आपको वही 500, 600, 1,000 रुपये में ला करके रख देंगे इसी पैसों से, ठीक है। वहाँ कॉस्ट क्यों कम होगा पेपर 1 में? क्योंकि आप पेपर 2 में जो है आप पैसे दे रखे हैं। अब वहाँ भी यदि फिर 50-100 छात्र आते हैं तो उन पैसे को यूज करेंगे, प्रॉफिट तो हमको होना नहीं है, ठीक है। तो जो पैसा इसमें, जैसे मान के चलो ये 60,000 रुपया हमारे पास आया, इन 60,000 रुपया से हम टेस्ट सीरीज बनवाएंगे। जो आप लोग बच्चे हो ना, आप लोगों को रोजगार मिलेगा उससे। जो काबिल है, जो टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, उनको हम कहेंगे कि आप टेस्ट सीरीज बनाओ, इसका क्वेश्चन आंसर बनाओ। तो आप जब क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो हम आपको कुछ ना कुछ उसका भी पेमेंट करेंगे, फ्री में आपसे नहीं लेंगे कुछ भी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कोई भी छात्र से हम फ्री में काम कराएंगे तो वो नहीं करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथा दिन नहीं करेगा। अगर हम उनको एक एक टेस्ट सीरीज का कुछ भी पैसा देते हैं, मान के चलो एक टेस्ट सीरीज का 100 रुपया देते हैं, 200 रुपया देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो काम करेंगे। या फिर हम 1 महीना के लिए उनको बांध लिए कि 1 महीना आप काम करो, एक दिन में 3 घंटे काम करो, कम से कम मैं आपको 9,000 रुपया देता हूँ। तो 9,000 रुपये की उसकी सैलरी हो गई। तो ये सारे कॉस्ट हैं। तीसरा, ये देख रहे हो, ये जो पेड़ है, ये पेड़ 5-6 हज़ार की आती है। अब मार्केट में पूछने जाओ, ये 6,000 की पेड़ आती है, ठीक है। तो इसको मुझे खरीदना पड़ा 6,000। अब ये पैसा मैंने लगाया हूँ, इस पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास पेड़ तो है नहीं कि मैं हिला दूंगा और वहाँ गिरने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, मैंने आप ही लोगों से बात भी किया था इसके ऊपर, स्टूडेंट की फीडबैक मैंने लिया था, और जो स्टूडेंट चाहते थे पढ़ना उनको मैंने कहा भी था कि भाई आप लोग पढ़ो, आपके साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार है। और इसीलिए ये एप्लीकेशन बना है। नहीं तो देखो, एप्लीकेशन के मैं आपको एक फ़ायदा और दिखा देता हूँ। मैं यदि ये 73 कोड छोड़ दूँ, 73 कोड मैंने पढ़ाना छोड़ दूँ और 73 कोड को छोड़ करके 25 कोड पे आ जाता हूँ, ठीक है। 25 कोड अगर मैं पढ़ाऊँ तो 25 कोड में 30,000 छात्र परीक्षा देते हैं। ये ध्यान रखिए, 30,000 छात्र प्रति वर्ष परीक्षा देते हैं। एक अभी 30,000 छात्र फॉर्म भरेंगे, उसमें से हो ना हो 19,000 छात्र लगभग जो है परीक्षा में बैठते हैं। फॉर्म तो इतना भरते हैं। तो इनमें से अब बताओ, मुझे 25 कोड अगर मैं अभी शुरू कर दूं तो और इसका फीस अगर वही 500-300 रुपया भी रखूं, ठीक है, 300 रुपया भी रखूं, 6 महीना का भी 300 रुपया कर दूं, या 6 महीना का 500 रुपया भी कर दूं, तो भी पर ये 19,000 में से मुझे 500 छात्र तो मिल ही जाएंगे। ढूंढ के मैं निकाल लूँगा 500 छात्र। जो छात्रों का 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से रह जाता है, जिन छात्रों को मटेरियल नहीं मिल पाता है, विषय समझ में नहीं आता है, ऐसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हमारे साथ पीएचडी कर रहे हैं। बहुत सारे, उनको वो कहते हैं कि आप पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे। अब 500 रुपया उनसे मैं लूँगा तो कोई बुरा भी नहीं मानेंगे और आराम से आएंगे। नहीं है तो बहुत सारे उपाय है, 500 छात्रों को मैं आराम से ला सकता हूँ। अब बताओ, 500 छात्र अगर 25 कोड के आ गए, ठीक है, और वो 500 रुपया दिए, तो भी 5 सुना सुन, ये हिसाब करो हैं, कितना हो जाएगा? 5 5 25,
कम से कम जो है 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2.5 लाख अभी 6 महीने में कमा सकता हूँ आराम से। लेकिन मैंने पहले प्रायोरिटी किसको दिया? 73 करोड़ को। फिर भी यदि आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा? 25 करोड़ पे अपने आप शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि अब जो लगा चुका है पैसा, तो जब लगा चुका हूँ पैसा इसमें, तो उन पैसों का तो उपयोग मैं करूँगा ना कहीं। उन पैसों को तो रिकवरी तो करना पड़ेगा ना कहीं से। तो एक तो ये है। और मैं चाहता हूँ ये 25 करोड़ मैं नहीं पढ़ा करके आप लोग पढ़ाओ 25 करोड़ को। मैं 73 करोड़ का पढ़ाता हूँ, आप लोग 25 करोड़ का पढ़ाओ। ठीक है, 25 करोड़ में मान के चलिए आप 1 यूनिट पढ़ा सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी 1 यूनिट पढ़ा सकते हैं, आप 1 यूनिट पढ़ा दो। कोई 2 यूनिट पढ़ा सकता है, 2 यूनिट पढ़ा दे, तो 2 यूनिट के पैसे हम उनको दे देंगे। एक वीडियो में मान के चलो 300 रुपये देते हैं, तो 10 यूनिट में 3,000 रुपया उनको मिल जाएगा। अगर 500 रुपये एक वीडियो का देते हैं तो 5,000 रुपया मिल जाएगा उनको। तो 1 यूनिट पढ़ाने का कॉस्ट उनको 5,000 मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये भी एक तरीका है, इससे भी हम जो है अध्ययन की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैं यदि ये सब पढ़ाना लिखाना छोड़ दूँ, आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ाना लिखाना मैं छोड़ दूँ पूरा, ठीक है, ये मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूँ और मैं अपने काम पे लग जाऊँ जिससे मुझे पैसे मिल सकता है। देखो मैं बता देता हूँ आपको। गीता, ठीक है, उपनिषद, षड्दर्शन, ठीक है, धर्मशास्त्र, व्याकरण, बहुत सारे संस्कृत संभाषण, अभी भी बहुत सारे बच्चे कहते रहते, बहुत सारे लोग हैं संस्कृत संभाषण पढ़ना चाहते हैं। और इसकी अतिरिक्त यूट्यूब पे ज्ञान देने लग जाऊं। यूट्यूब पे आजकल जैसे यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं तो हमारे शास्त्र में बहुत सारे लोग हैं, इसके ऑडियंस कितना है सोचो। आप लोग को मैं 73 को पढ़ाता हूँ तो हमारे साथ 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट हैं। अगर मैं ये सब चीज़ शुरू कर दूँ, गीता, उपनिषद, षड्दर्शन, रामायण, महाभारत, इनकी कथा, इनका जो है एनालिसिस, इनका जो है व्याख्या, इनका जो है कुछ टॉपिक पर बात करना, जैसे आजकल प्रसंग उड़ती रहती है, एक चौपाई को लेकर के बहुत विवाद हो गया था, उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैं बोलना शुरू कर दूं तो सोचो उसमें लाखों लोग जो है उसमें आकर के वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, और ये मैं आराम से बढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे जो 3-4 घंटे लगाना पड़ता है आपकी पढ़ाई लिखाई में, वो 3 घंटा मैं उसमें दे सकता हूँ, तो बहुत अच्छी वीडियो बन जाएगी। 2 महीने में तो मेरा यूट्यूब में लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं अपने ये जो कोर्स है ना एप्लीकेशन का, ये गीता के कोर्स है भाई, जिसको गीता पढ़ना है आप आ जाओ एप्लीकेशन में, 200-300 रुपया दो। उसमें जब पूरे भारत की ऑडियंस होंगे, और हमारे पढ़ाने की शैली आप लोग जानते ही हो हैं, तो उन लोग को भी अच्छा तो लगेगा ना। हमारे पढ़ाने की शैली जैसे आपको अच्छा लग रहा है उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं करने लग जाऊं तो मैं इसमें से बहुत पैसे कमा सकता हूं। लेकिन हमारे प्रायोरिटी पैसा नहीं है, हमारे प्रायोरिटी है आप लोगों की डेवलप, आप लोग उसको नॉलेज गेन करो और अच्छे से जो है आगे बढ़ो। ठीक है, इसीलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। यदि आप अभी तक सुन रहे हो तो इन कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो तो इस कोर्स में जाओ। और अभी अब मैंने इसको और एक कूपन कोड निकाल दिया है, एग्ज़ाम 2024 करके 2024 एग्ज़ाम 2024 करके है। इसमें आप अगर एनरोल करते हैं तो आपको और भी थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा जो प्राइस है। ये तो एप्लीकेशन में, और आपकी इसके संदर्भ में कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए, और नहीं तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज करके बताइए। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जैसे पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ देखिए पिछले साल कितना गया था, बहुत हाई कट ऑफ गया था, और उसमें कितने छात्रों ने जो है इसमें क्वालिफाइड किया वो आप देखोगे तो आपको जो है लगभग, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, कहाँ गया वो, देखिए ये 2022 का है। इसमें जो कट ऑफ गया था ये आप देखेंगे तो ये जो संख्या है इनका, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर आता है, ये जो लास्ट में JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ, ठीक है, और ये है
आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब इसको देखिए, संस्कृत ट्रेडिशनल में जाएंगे तो आपको जो देखिए ये JRF वाले के 17/11, ठीक है, 2022 का है। 17 और 11 मिला दीजिए, कितना हो गया, 7 1 8, 28 हो गया। 28 और 5, 28 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 5, 28 29 30, 28 29 30 31 32, 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है, तो ये छात्रों की संख्या है। जो उस समय 2022 में हमने पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय 10% की रेशियो था। तो उसमें कम से कम जो है कितने छात्रों ने JRF क्लियर किया था। JRF क्लियर करने वाले की संख्या जो है 17 11 18, 17 और 11 मिलाकर कितना हो गया, 18 28 हो गया। 28 5 30 33 33 3 36 37 38 39 40 41 42 43 44 एक 45, पूरे 45 स्टूडेंट्स जो है उस बार यहाँ पर जो है क्या किए थे, JRF क्लियर किए थे। जब हमने 2021-22 में पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि उसी समय क्लास वगैरह सब चल रहा था। तो उस समय जो कोरोना के बाद 2021-22 23 उस समय आया था, तो 20 22 23 उस समय एग्जाम हुआ था, तो उसमें 10% ही कट ऑफ लिया था, मतलब 10% की जो है रिजल्ट आया था टोटल छात्रों में से। तो उसमें 3,000 3,500 छात्रों ने या 4,000 छात्रों ने परीक्षा दिए होंगे। तो उसमें से जो है कम से कम 41 छात्रों का रिजल्ट आया था। तो उस समय क्यों रिजल्ट आया था, क्योंकि सबको हम जो क्लास चला रहे थे उससे कंटिन्यू हो रही थी, सबकी पढ़ना कंटिन्यू हो रहा था, तभी ये रिजल्ट आया है। तो इसीलिए मैं जो कहता हूँ कि अगर आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ना कंटिन्यू करेंगे तो हमें भी टाइम मिलेगा कि हम उसको और अच्छे से डेवलप करें और अच्छे कंटेंट ला करके दें। और यूट्यूब में केवल आपको पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर कोई जो है आपको ना PDF शेयर कर सकते हैं, ना कुछ शेयर कर सकते हैं, ना टेस्ट बना सकते हैं, ना पेपर वन के लिए हम आपको कोई मटेरियल दे सकते हैं। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर पेपर वन भी ले आएंगे, चाहे कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाए, हम पेपर वन जितना हो सकता है पढ़ा देंगे और क्वेश्चन कम से कम लाएंगे। जो प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्वेश्चन में आपको बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एप्लीकेशन में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आगे फिर आपको अगर कोई संशय है तो बात करिए, फिर देखते हैं क्या होता है।